चलिए, साइज भी हो गया था क्या? साइज स्टार्ट नहीं किए थे क्या कुछ? ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स में हमने देखा था कि 58 टू 71 आर लैंथेनॉइड्स, और उनका एटॉमिक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे थे। आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था उनका? n-2 का f, हाँ 1 से 14 तक फिल होगा, n-1 का d 0 से 1, और ns पूरा 2 भरा रहेगा, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के नाम भी मैंने लिखवाए थे, जैसे कि यूरोपियम का नाम लिखा था आपने, एक ये ट्रिबियम था, है ना। इनके सब के अपन नाम लिख करके इनका कॉन्फ़िगरेशन भी देखे थे, बिकॉज जैसे कि D5 और D10 एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, वैसे यहाँ पे F7 और F14 या F0 एक मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, और ये एलिमेंट्स वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन रखे हुए थे। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने देखा था कि इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +3, है ना। बट +2 और +4 वाले भी थे कुछ, है ना। और अपने लास्ट एंड उसी से किया था कि अच्छा इनका +3 क्यों था? क्यों था इनका +3? क्योंकि ये तो मेन तो ग्रुप नंबर 3 को बिलोंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए इनका मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था ग्रुप के हिसाब से? +3। ठीक है। ओके। और हाँ, F0 मतलब देखो, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, या तो ऑर्बिटल्स पूरे भरे हों, या तो आधे भरे हों, या तो पूरे खाली हों। ये तीनों ही सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है। चलो, लास्ट एटॉमिक साइज, चलो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमने थोड़ा बहुत पॉइंट डिस्कस किया है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, कि लैंथेनॉइड्स के कारण हमारे ग्रुप नंबर 4D सीरीज और 5D सीरीज के बीच का साइज क्या था? ऑलमोस्ट सेम साइज में, डिफरेंस नहीं आ पाया था, बिकॉज ये जो 14 एलिमेंट्स आ गए थे लैंथेनॉइड सीरीज के, इनमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था, जिसके कारण साइज क्या हो गया था? छोटा हो गया था। ठीक है। चलो लिखते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, और साइज देखते हैं इसका। हाँ लिखिए। in lanthanoid series in lanthanoid series in lanthanoid series with increasing atomic number, in lanthanoid series with increasing atomic number, there is a progressive decrease, there is a progressive decrease in the atomic as well as ionic radii. In lanthanoid series with increasing atomic number, there is a progressive decrease in the atomic as well as ionic radii of trivalent ions, of trivalent ions, ionic radii of trivalent ions, trivalent ions from La3 positive to Lu3 positive. क्या था ये La और Lu? La इज लैंथेनम, वहीं से हमारा सीरीज चालू हो रहा है ना। हालांकि नीचे हमने सीरियम से चालू किया है 58 टू 71, बट मैंने कहा था ना कि लैंथेनम भी लैंथेनॉइड की कैटेगरी में ही आएगा, बिकॉज है तो वो उन्हीं के जैसा, या वो इनके जैसे हैं। ठीक है। और Lu था हमारा ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम, है ना। कुछ 4-5 एलिमेंट्स हमने याद कर लिए थे इस ग्रुप के, जिसमें ये दो तो पहले और आखिरी हो गए, बीच के नीचे वाला सीरियम हो गया, फिर यूरोपियम हो गया, यूट्रिबियम हो गया, एक और याद किए थे टर्बियम, है ना। हाँ टीबी। मैंने लास्ट में आपको एक पॉइंट लिखवाया था ना कि जो आपका EU2+ है, YB2+ है, CE4+ एंड TB4+, इनके बारे में अपन लास्ट क्लास में लिखे थे ना कि इनमें से 2 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और 2 अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। और वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि +2 वाले +3 जाना चाहेंगे, और +4 वाले भी +3 आना चाहेंगे। तो +2 वाला +3 आने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट था।
और +4 वाले +3 आने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी कि रिड्यूस होंगे, तो वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। ये लिखा था अपन लास्ट में ना, हाँ ठीक, ओके, फुल स्टॉप। दिस रेगुलर डिक्रीज दिस रेगुलर डिक्रीज दिस रेगुलर डिक्रीज, ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्शन लिख लेना, डिक्रीज का मतलब कॉन्ट्रैक्शन। दिस रेगुलर डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन in the atomic and ionic radii, in the atomic and ionic radii, with increasing atomic number, with increasing atomic number, is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction, is known as lanthanoid contraction। देखो इसमें कोई नई बात नहीं है ना, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज तो डिक्रीज होता ही है ना, ये तो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। बट यहां ये लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों एकदम फोकस में आ गया, क्योंकि इसके कारण कोई और अफेक्ट हो रहा है, और वो कौन थे, हमारे 4D 5D के एलिमेंट्स, कि ऊपर से नीचे आते आते साइज क्यों नहीं इंक्रीज हुआ, जबकि शेल तो ऐड हुए हैं। 3D वालों के पास 4 शेल थे, 4D वालों के पास 5 शेल थे, 5D वालों के पास 6 शेल थे, तो 3D से 4D में आए तो साइज बढ़ता हुआ दिखा, अच्छा सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखा। बट जब आप 4D से 5D में आए तो वो इंक्रीमेंट नहीं दिखा आपको, क्योंकि ये फिनोमिना आ गया था वहां पर। और सेम चीज जब आप 5D से 6D में आए तो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वहां भी आपको ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं दिखा। तो इसके कारण कुछ और अफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसके कॉन्ट्रैक्शन को अपन ज्यादा फोकस करके डिफाइन कर रहे हैं, वरना ये कॉन्ट्रैक्शन तो हर पीरियड में हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज का डिक्रीमेंट ही बोल रहे हो ना, तो आप सोडियम से जाओ क्लोरीन तक, कॉन्ट्रैक्शन ही हो रहा है वो। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आप पोटेशियम से नीचे क्लोरीन तक जाओ, डिक्रीमेंट ही हो रहा है, ठीक है, ओके। बट इसका डिक्रीमेंट से कोई और इफेक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, दैट इज वाई इसके कॉन्ट्रैक्शन को अलग से स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। इसका रीजन भी लिख लेते नीचे नेक्स्ट लाइन में। एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज, वही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस आखिरी शेल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। यही रीजन हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी, एटॉमिक साइज का डिक्रीज होना अलोंग अ पीरियड वाई, है ना। तो एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? हाँ, पर वो किसके कारण? प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर। और आप जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, 58 से 59, 60, 70, 71 तक जा रहा है, तो ये इसी को बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, क्योंकि अंदर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा न्यूक्लियस का चार्ज किसके कारण है? प्रोटॉन के कारण, ओके। तो एज वी मूव अलोंग द लैंथेनॉइड सीरीज, द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, बाय 1 यूनिट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, full stop। The new electron is added into, the new electron is added into, the new electron is added into, the new electron is added into the same subshell, into the same subshell, ब्रैकेट में लिख लेना 4f। उसी का फीलिंग हो रहा है, 4f ही भरा रहा है ना लैंथेनॉइड्स में, ब्रैकेट में सेम सबशेल के बाद ब्रैकेट में 4f, फुल स्टॉप। as a result as a result as a result the attraction on the electron, as a result the attraction on the electrons by the क्या? nucleus, by the nucleus increases, by the nucleus increases, and this tends to decrease the size, and this tends to decrease the size, and this tends to decrease the size। अब यही काम तो 3D सीरीज में भी हो रहा था,
बट वहां हमने साइज में क्या लिख दिया कि साइज उतने नहीं डिक्रीज हो रहे हैं। हमने साइज लिखे भी थे, एक बार जल्दी से देखो तो, पिकोमीटर में लिखे थे अपने कुछ साइजेस। 126, 2 का लगातार 126 ही हो गया था, डिक्रीमेंट हुआ ही नहीं। किसी को रीजन याद है कि वहां भी तो इलेक्ट्रॉन 3D में ही एंटर करते जा रहा था, तो वहां पे साइज का डिक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, या हुआ भी तो एकदम कम से क्यों हुआ? एक कंसेप्ट था वहां पर, और शील्डिंग इफेक्ट। वहां पे जैसे आप 3D में इलेक्ट्रॉन्स भर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स 4s को दूर भेज रहे थे, याद है? देखो ऐसा, ये न्यूक्लियस अगर बीच में, तो ये 3D है, तो ये 4s है। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन कहां ऐड होते जा रहे हैं? 3D में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है अपने, वो फिक्स है हमेशा, पर 3D में एक एक करके 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 ऐसे करके 3D10 तक भराने वाला ये पूरा। जैसे जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे ना, ये इसको रिपेल करेंगे बाहर, और किससे बचाएंगे? न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। इसी को नाम दिया था हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो वो चीज यहां क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पे एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है 4f और 5d का। ठीक है, तो उसको भी अपन लिख लेते हैं कि शील्डिंग, मतलब आप यहां बोलोगे कि पुअर शील्डिंग हो रही है। क्या हो रही है? पुअर शील्डिंग। इनर वाले शेल आउटर वाले शेल को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है दूरी ज्यादा होगी। ठीक है, चलो तो उसके लिए भी एक लाइन लिखते हैं। as the new electron is added into the f subshell, as the new electron is added into the f subshell, as the new electron is added into the f subshell, comma, there is imperfect shielding, या poor shielding भी लिख सकते हैं। there is imperfect shielding, there is imperfect shielding of one electron by another, of one electron by another, which is unable to counterbalance, which is unable to counterbalance, which is unable to counterbalance the effect of, which is unable to counterbalance the effect of increased nuclear charge, which is unable to counterbalance the effect of increased nuclear charge. वहां पे लिखे थे कि it counterbalance the effect of increased nuclear charge, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ेगा ही, तो वो तो चाहेगा कि साइज छोटा होते जाए, बट अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उनको बड़ा भी कर रहे हैं। तो अगर ये काउंटर बैलेंस हो जा रहा है, दोनों इफेक्ट, कौन कौन सा दोनों इफेक्ट? एक न्यूक्लियर चार्ज का अट्रैक्शन, एक अंदर के इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग। अगर ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर पा रहे हैं, तो एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं आ पाएगा। एम आई क्लियर? क्योंकि यहां एक प्रोटॉन ने थोड़ा सा खींचा, यहां एक इलेक्ट्रॉन ने थोड़ा सा रिपेल कर दिया, तो दैट काउंटर बैलेंस दी साइज। क्या हो गया? तो कैसे करूं फिर? ऐसी तो धक्का देगा ना, और कैसे धक्का देगा? ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये रीजन हो गया लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब इसका कॉन्सिक्वेंस लिखते हैं कि इसके होने से किसको किसको अफेक्ट पड़ा। तो इसी में सब डालेंगे, या सब डाल के ऐसी लाइन से लिख दो नीचे, सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आर एस फॉलोज। some consequences of lanthanide contraction are as follows। तो क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए, डिफाइन lanthanide contraction, what are its consequences, है ना? what is lanthanide contraction and define lanthanide contraction and list its consequences। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द consequences of lanthanide contraction। पहला पॉइंट लिखेंगे, डिफिकल्टी इन, फर्स्ट पॉइंट, difficulty in separation of lanthanoids, difficulty in separation of lanthanoids, difficulty in separation of lanthanoids। ये मैंने लास्ट क्लास में भी एंड में बोला था कि सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएगी, तो आप एक लैंथेनॉइड को दूसरे लैंथेनॉइड से सेपरेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज सेपरेट करने के लिए कुछ तो प्रॉपर्टी में डिफरेंसेस होने चाहिए ना, तब आप उनको सेपरेट कर सकते हो। कि जब 2 एलिमेंट का मिक्सचर बन चुका है, तो वो 2 एलिमेंट कुछ तो प्रॉपर्टी में डिफर करें एक दूसरे से,
ताकि आप उस प्रॉपर्टी के बेसिस में दोनों को अलग अलग कर सको। जैसे हम पढ़ते थे कि दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, मिक्स करने पर अगर हम डिस्टिलेशन करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले डिस्टिल होकर के बाहर आ जाएगी, सेकेंड वाली वहीं रह जाएगी। हो गए दोनों अलग अलग। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस इन द प्रॉपर्टी। कई लोग सॉलिबिलिटी के कारण भी डिफरेंस होते हैं कि एक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल हो रहा है पानी में, दूसरा नहीं हो रहा है, तो जो सॉल्युबल हुआ वो गायब हो गया, डिसॉल्व हो गया, दूसरा रह गया, फिल्टर कर दो, दूसरा अलग, पहला वाला सॉल्युबल है, क्रिस्टलाइजेशन करो, पहला वाला भी आ जाएगा वापस, पर अलग अलग तो किए पहले। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन दी प्रॉपर्टी ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, कि वो सॉल्युबिलिटी में दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए तभी आप एक जैसे एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट आउट कर पाओगे, वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो लिखो हाइफन डाल करके, since the change in the radius is very small, since the change in the radius is very small, since the change in the radius is very small, their chemical properties are almost similar. Their chemical properties are almost similar. Their chemical properties are almost similar. मतलब सोचिए कि ये टोटल आपके, अगर मैं लैंथेनॉइड को भी काउंट करूं तो 15 एलिमेंट होते हैं, 14 तो नीचे हैं ही, और अपन तो लैंथेनम को भी बोल रहे हैं ना कि ये भी लैंथेनॉइड है। वैसे ही हम एक्टिनियम के लिए भी बोलेंगे कि एक्टिनियम को मिला करके एक्टिनॉइड्स कितने हैं, 15 हैं। तो ये 15 एलिमेंट का जब अपन साइज में रेंज देखे ना, तो 15 पिकोमीटर के अंदर ये पूरे 14-15 एलिमेंट्स आ गए। मतलब हार्डली ऑन एन एवरेज एक एक पिकोमीटर का ही डिफरेंस है सक्सेसिव एलिमेंट्स में। अब समझे मैंने क्या बोला? जैसे कि लैंथेनम का साइज 187 पिकोमीटर है। कितना है? 187। तो 15 का रेंज बोला, मतलब लुटेशियम का कितना होगा? हाँ, 187 इसका है, किसका? लैंथेनम का। ल्यूटेशियम का मैंने बोला कि पूरा रेंज ही 15 पिकोमीटर में खत्म हो गया है, तो ल्यूटेशियम का कितना होना चाहिए? 187 बोला मैंने। बढ़ थोड़ा ना रहा है साइज, घट रहा है ना। अरे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या? घट रहा है ना, मतलब लैंथेनम सबसे बड़ा है। अरे कैसे कर रहे हो, पूरा खत्म कर दिए जो लिखे अभी तक। हाँ 172 कितना होगा? अरे तब तो हुआ ना 15 पिकोमीटर का, मतलब सबसे छोटा 172 है, सबसे बड़ा 187 है। इस बेच में बाकी 13 भी आ गए, तो सोचो कितना कम डिफरेंस है साइज में। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ है ना। हाँ चलो, तो लास्ट लाइन, दिस मेक्स द सेपरेशन, दिस मेक्स द सेपरेशन, दिस मेक्स द सेपरेशन। मैं सोचा नहीं था कोई 202 बोलेगा करके कि बड़ा कैसे हो गया। दिस मेक्स द सेपरेशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स, this makes the separation of the lanthanoids in the pure state difficult, in the pure state difficult, in the pure state difficult. चलिए सेकेंड कॉन्सिक्वेंस लिखना। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस हम पढ़ चुके हैं कि सिमिलैरिटी इन साइज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। 3D से तो 4D वाले बड़े थे, पर 4D से 5D वाले उतने बड़े नहीं थे, 5D से 6D वाले भी उतने बड़े नहीं थे। तो इसका लिख लो, सिमिलैरिटी इन साइज, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस, similarity in size of elements, similarity in size of elements belonging to same group, belonging to same group of second and third transition series. सेकेंड के ब्रैकेट में 4D लिख लेना, थर्ड के ब्रैकेट में 5D लिख लेना। Similarity in size of elements belonging to the same group of second यानी कि 4D एंड थर्ड यानी कि 5D ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, समझे ना? एक ही ग्रुप के दो एलिमेंट देखना है अपन को, पर एक एलिमेंट 4D सीरीज का होना चाहिए
और दूसरा एलिमेंट 5D का होना चाहिए। तो आज तक जो हमने पढ़ा है वो तो यही पढ़ा है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, तो कायदे से इस वाले एलिमेंट को बड़ा होना चाहिए, इसको छोटा होना चाहिए, पर वो डिफरेंस बहुत ही कम है या लगभग सेम साइज के। तो उसका रीजन भी क्या है, बीच के 14 लैंथेनॉइड्स जिन्होंने आकर के साइज कम कर दिया। अचानक से एटॉमिक नंबर 58 के बाद क्या हो गया, 72, 57 के बाद, सॉरी 57 ही तो था ना लैंथेनम, फिर नीचे 58 से 71 घूम के आए, ऊपर 72 आए, तो 58 से अचानक 72 आ गया। तो इतना राइज हुआ ना एक न्यूक्लियर चार्ज में, तो इतना राइज हुआ तो ऑटोमेटिकली साइज छोटा हो जाएगा नीचे वालों का। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिख लो इसके लिए एक लाइन, इन जनरल वी नो दैट, इन जनरल वी नो दैट the size of the atom increases down a group. In general we know that the size of the atom increases down a group. ये तो पता था ना हमें, ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट में साइज घटता है। In general we know that the size of the atoms increases down a group. Size of the atom increases down a group. But यहां ऐसा नहीं हो रहा है, full stop. However, whereas the size of the atom, whereas the size of the atom of any element, lying in the second transition series, यानी कि 4D series, whereas the size of any element in the second transition series is larger than that of the first, is larger than that of the first, is larger than that of the first, comma, the size of any atom, the size of any atom, the size of any atom of the third transition series, यानी कि 5D, the size of any atom of the third transition series, ब्रैकेट में लिखना आफ्टर लैंथेनम, आफ्टर लैंथेनम, आफ्टर LA भी लिख सकते हो याद रहे तो, वरना लैंथेनम पूरा लिखना, हाँ ब्रैकेट क्लोज, is nearly same, is nearly same, is nearly same as that of the atom of the element, is nearly same as that of the atom of the element lying in the same group of the second transition series, of the second transition series, of the second transition series. एक बार ये लाइन रीड करो, सेंटेंस क्या बोल रहे हैं, हमने तीनों को कंपेयर किया ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हमने ऐसा पहला लाइन में ये लिखा है कि 4D के एलिमेंट्स 3D से बड़े होते हैं, एज एक्सपेक्टेड होने भी चाहिए, है ना, बट यही चीज 5D के एलिमेंट्स 4D से नहीं हो रहे हैं, जो कि लैंथेनम के बाद है। ठीक है ना, यही हमने अभी पूरा लिखा है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहीं पर, लैंथेनम तक सब सही है ना, 144 पिकोमीटर से साइज बढ़ करके 180 पिकोमीटर हुआ, बढ़ करके 187 हुआ, बट आफ्टर लैंथेनम ये डिक्रीमेंट बहुत ही कम हो गया है। तो जैसे टाइटेनियम का अगर मैं देखूं तो टाइटेनियम का है 122 पिकोमीटर, जेडार जिरकोनियम का से ज्यादा है एज एक्सपेक्टेड, बट जिरकोनियम के बाद जो हैफनियम है HF, इसका 160 से ज्यादा होना चाहिए था, बट एक्चुअली में वो 159 है। ऑल वैल्यूज आर इन पिकोमीटर। हाँ, ये आपका थर्ड ग्रुप है और ये फोर्थ ग्रुप है, ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है,
और ये 5D है, तो 3D और 4D के बीच में तो नॉर्मल सा चीज हो रहा है, बट वही चीज 4D और 5D में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ, क्या लिख दूं यहां पे? लैंथेनॉइड्स। यही तो है लैंथेनॉइड्स। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, आफ्टर लैंथेनम ही हुआ है जो गड़बड़ हुआ है। ठीक है, ZR जिरकोनियम, हैफनियम, वाई ये ट्रिबियम, लैंथेनम, स्कैंडियम तो पता है, टाइटेनियम पता ही है। ठीक, थर्ड एंड लास्ट कॉन्सिक्वेंस लिखना, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं ना, बेस होते हैं। हाइफन लगा के लिखिए, एज द साइज ऑफ द लैंथेनॉइड आयन डिक्रीजेस, as the size of the lanthanoid ions decreases from La3 plus 2, क्या लिखूं? Lu3 plus, as the size of the lanthanoid ion decreases from La3 plus to Lu3 plus। अच्छा, ये लोग हाइड्रोक्साइड्स कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला क्या होगा उनका? अगर लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा? LaOH का थ्राइस। अरे जैसे कैल्शियम बनाता है CaOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम बनाता है MgOH का ट्वाइस, सोडियम बनाता है NaOH, पोटेशियम बनाता है KOH, तो उनका जो प्लस है वही तो जा रहा है ना OH के बगल में, तो इसका 3 है, तो ये थ्राइस नहीं होगा? तो LaOH का थ्राइस से LuOH का थ्राइस, ये सारे बेसेस होंगे। मेटल्स है ना, तो मेटल तो हाइड्रोक्साइड्स बेस बनाएंगे ना, मेटल ऑक्साइड्स भी बेसिक नेचर के होते हैं, और मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो वो भी तो बेस है। अरे हाँ है ना? बस ये कि हमने आज तक इनके बेसिस नहीं पढ़े, हमने वो नॉर्मल एलिमेंट्स के बेस पढ़े हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बट ये भी तो बेस है, ये भी तो मेटल है। ठीक है, तो इनके बेसिक नेचर में क्या इफेक्ट पड़ रहा है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, वो डिस्कस कर रहे हैं अपन इस थर्ड कॉन्सिक्वेंस में। ठीक है, ओके, तो क्या लिखा हमने? फ्रॉम La3 plus to Lu3 plus, comma, the covalent character of hydroxide increases, the covalent character of hydroxide increases, the covalent character of hydroxide increases, covalent character of hydroxide increases। इसका किसी को मीनिंग समझ में आया? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट कैरेक्टर? नहीं, बॉन्ड तो वो बनाए हुए हैं, हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, दो कैरेक्टर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर होता है, सम कोवेलेंट बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, सम आर नॉट। जैसे एक एग्जांपल समझना, HCl कोवेलेंट बॉन्ड है, बिकॉज H और Cl के बीच में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। कितना पेयर? एक पेयर। अरे हाँ है ना? ऐसे ऑक्सीजन भी तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बट इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, बट दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। दोनों ही कोवेलेंट कंपाउंड है, दोनों कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, दोनों के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है वो स्टडी करने के लिए अपन ये देखते थे कि क्या एलिमेंट एक जैसे हैं या अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कम कम वाले को मिलेगा पार्शियल पॉजिटिव, ज्यादा वाले को मिलेगा पार्शियल नेगेटिव। बन गए पोलर, यानी आ गए पोल्स, आ गया आयनिक कैरेक्टर। क्या आ गया? आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरी तरफ ये दोनों एक जैसे हैं, कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है दूसरे से, दोनों बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर कोई चार्जेस नहीं आएंगे, कोई पोलैरिटी नहीं आएगी, तो ये इसका आयनिक कैरेक्टर क्या है? 0। देखो, थी तो दोनों कोवेलेंट बॉन्ड ना, तो आयनिक कैरेक्टर तो वैसे भी नहीं होना चाहिए था, बट तब भी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोल्स जनरेट हो गए, और इसको कहते हैं अपन आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
आयंस नहीं होने चाहिए थे, बट आयंस आपको दिख रहे हैं, भले पार्शियली क्यों ना हो। तो इसको कहा जाता है आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका जस्ट ऑपोजिट बात करते हैं अब। क्या होगा इसका ऑपोजिट लाइन? भाई मैंने क्या बोला? आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसका उल्टा क्या बोलोगे आप? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ, यहां इसकी बात हो रही है अब। अब पहले आयनिक कैरेक्टर समझ गए ना आप, कि कोवेलेंट बॉन्ड में आयंस नहीं होते हैं, बट ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्जेस क्रिएट हो गए, आयनिक कैरेक्टर आ गया। अब आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंसी ढूंढते हैं, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंसी ढूंढते हैं। मेटल ने तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था ना, आयनिक बॉन्ड तो यही होती है ना, आयनिक बॉन्ड याद है ना, शेयरिंग नहीं भैया, हाँ लॉस एंड गेन। मेटल ने लूज किया, नॉन मेटल ने गेन कर लिया, करेक्ट। मेटल ने लूज किया, नॉन मेटल ने गेन कर लिया। तो कायदे से उस मेटल को, इलेक्ट्रॉन को भूल जाना चाहिए था, छोड़ दिया ना आपने, तो उसको फिर क्यों याद करना है ना? एक बार दान देके वापस मांगोगे क्या, कि आज मैंने आपको दान दिया, आज कल वापस दे यार, नहीं अब मेरा मन नहीं कर रहा है, ये तो कितना गलत हो जाएगा ना। बट आयनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर यही होता है कि आपने उसको दान दे दिया था, कायदे से आपको नहीं लेना चाहिए था उससे, बट आपका साइज छोटा होने के कारण, समझना इधर, ये अपन पढ़े 11th क्लास में, इसका नाम था फैजन रूल। फैजन, फैजन ना, फैजन रूल ये बोलता है कि अगर मेटल छोटा है तो उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को वापस से अपनी तरफ खींच सकता है। अगर मेटल एटम छोटा है तो वो, जैसे आप ये समझो कि LiCl बना और NaCl बना, दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं। लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, बॉन्ड बन गई LiCl। सोडियम ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, बॉन्ड बन गई NaCl। करेक्ट, यहां बात खत्म हो जानी चाहिए थी, बट नहीं। इन दोनों में छोटा कौन है साइज में? लिथियम। सोडियम कैसे हो जाएगा भाई? लिथियम छोटा है। तो आप देखिए, इसका न्यूक्लियस क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन आपने दिया है ना लिथियम ने, उसके पास है, जबकि इसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा अंदर की तरफ होगा। इसका साइज तो सेम ही होगा, बट सोडियम बड़ा है ना, लिथियम छोटा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ये भी करेगा बट उतना नहीं जितना लिथियम कर रहा है। तो यहां शेयरिंग टाइप का आपको दिखेगा, जबकि सोडियम ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया था, तो उसको कायदे से शेयरिंग नहीं करनी चाहिए थी, वापस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, बट इसने किया। और ये ज्यादा करेगा क्योंकि ये साइज में छोटा है, इसका न्यूक्लियस ज्यादा पास है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। छोटा है तो न्यूक्लियस पास नहीं होगा, बड़ा होता तो न्यूक्लियस अंदर की तरफ होता ना, न्यूक्लियस तो बीच में ही होगा ना हर एटम के, न्यूक्लियस तो हर एटम के बीच में ही होगा। पर अगर एटम बड़ा है तो सोचिए बाहर से न्यूक्लियस की दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, पर अगर एटम छोटा है तो बाहर से न्यूक्लियस की दूरी कम होगी। इसलिए एक छोटा एटम उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा खींचेगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा। समझे? अब जो लाइन लिखी उसको पढ़ो, कितना बिल्डअप करना पड़ा है। एज द साइज डिक्रीजेस, लैंथेनम टू ल्यूटेशियम साइज डिक्रीज हो रहा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ गए? यानी जो हाइड्रोक्साइड को इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिया था वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इससे बेसिक नेचर कैसे कम होगा? हमारा हेडिंग क्या है? व्हाट इज द हेडिंग? इफेक्ट ऑन द, अच्छा इसमें लिखा नहीं कि डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, एक लाइन और लिख लो फिर अपन बेसिक उसमें आते हैं। क्या लिखे? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीज। समझ गए ना? एटम, मेटल एटम जितना छोटा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। फैजन का दूसरा रूल ये बोलता था कि एनायन जितना बड़ा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, क्योंकि बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन पास में होंगे। तो उल्टा होता है ना, कैटायन छोटा होना चाहिए, एनायन बड़ा होना चाहिए, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ओके ओके, यहां अपन को एनायन की बात नहीं करनी है, क्योंकि एनायन तो हर बार सेम है, कौन? OH। पर कैटायन तो चेंज हो रहा है ना, लुटेशियम, लैंथेनम से लेके लुटेशियम, और इनमें साइज का डिफरेंस आता जा रहा है। जैसे मैंने आपको LiCl और NaCl समझाया ना, तो इसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके पास है? बिकॉज Li छोटा है। इन द सेम वे LaOH थ्राइस और LuOH थ्राइस में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? Lu वाले में, क्योंकि Lu छोटा है La से। स्मॉलर द कैटायन, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। एनायन तो सब में सेम है ना, इसलिए एनायन के हिसाब से कंपैरिजन नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो क्या लिखे? हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस एंड हेंस द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एंड हेंस द बेसिक स्ट्रेंथ
decreases and hence the basic strength decreases. अब ये क्यों बोला हमने बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है? बोला बेस क्या होते हैं, या बेस की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किस चीज के कारण होती है? H प्लस नहीं भैया, वो एसिडिक हो गए, OH के कारण। किसके कारण? OH नेगेटिव के कारण। मतलब वो एक अच्छा बेस माना जाएगा जो बहुत ज्यादा OH नेगेटिव आयन लिबरेट करेगा। ऐसी तो अपन एसिड को ही बोलते थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफरेंस क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स वर दोज व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस। यानी कि अगर आपने 100 HCl के मॉलिक्यूल लिए तो लगभग पूरे के पूरे 100 मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे और आपको 100 H प्लस मिलेगा, मोर एसिडिक। पर यही काम CH3COOH में नहीं हो पाता है, एसिडिक एसिड में, तभी अपन उसको वीक बोलते थे। उसके 100 में से हो सकता है 10 BC डिसोसिएट होंगे, तो आपको 10 BC H पॉजिटिव मिले, जबकि इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट। सेम हैपेंस इन बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस वो कहलाएगा जिसके सारे के सारे OH नेगेटिव क्या हो गए? डिसोसिएट हो गए। और सोचिए कि अगर ये ऊपर से नीचे आते वक्त, यानी कि लैंथनम से लुटेशियम जाते वक्त अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो OH नेगेटिव आसानी से निकल नहीं पाएगा। निकल नहीं पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ शो नहीं कर पाएगा। समझे क्या? तो भले लैंथनम का कोवेलेंट कैरेक्टर कम है पर उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि वो OH नेगेटिव को जल्दी फ्री करेगा। ज्यादा अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो जल्दी फ्री कर देगा। और यही लुटेशियम का साइज छोटा होने के कारण, अब आ रहा है लैंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग, कि साइज छोटा हुआ जिसके कारण कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, क्योंकि कैटायन छोटा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, फैजन ने कहा था। ठीक है, फैजन है ना, वो साजन नहीं है। ठीक है। और तीसरा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इसकी। भले कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा लेके बैठा हुआ है ये, पर उतना जल्दी OH को फ्री भी नहीं करेगा ये, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। समझ गए क्या? ठीक है, तो लास्ट लाइन लिख लो बस। Does LaOH thrice? Does LaOH thrice is most basic? Does LaOH thrice is most basic, and LuOH thrice is least basic, and LuOH thrice is least basic. समझ में आया यार? ठीक है, तो ये तीन कॉन्सिक्वेंस याद रखेंगे। हम लैंथेनॉइड्स को आपस में सेपरेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी सेम है, बिकॉज उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है। कहानी पूरा साइज से चालू हुई है, साइज अलग अलग होगा तो प्रॉपर्टी अलग अलग होती, पर क्योंकि साइज सेम है तो प्रॉपर्टी सेम है, तो डिफिकल्टी विल बी देयर इन सेपरेटिंग देम। सेकेंड पॉइंट वाज 3D सीरीज का एलिमेंट 4D से छोटा है, बट 4D का एलिमेंट 5D से छोटा नहीं है, तो उसके बीच में लैंथेनॉइड्स आ गए। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हमने ये लिखा है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज दिस बेसिक नेचर, कि लैंथेनॉइड मतलब लैंथेनम हाइड्रोक्साइड से लुटेशियम हाइड्रोक्साइड तक जाओगे तो बेसिक नेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डालना। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। सम इंपॉर्टेंट, मेन हेडिंग रही है ना, ये लास्ट हेडिंग हमारी। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंथेनॉइड्स। जो चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी हमने पढ़ ली, चार नहीं, तीन प्रॉपर्टी ना। एक हमने सबसे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन स्टेट, और तीसरा पढ़ा हमने साइज। समझ रहे हैं क्या? ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जनरल प्रॉपर्टी अपन पॉइंट वाइज लिख देते हैं। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट पॉइंट, all the lanthanoids are silvery white soft metal. All the lanthanoids are silvery white soft metal. दिखा आपको सेम प्रॉपर्टी? आपको मैं 15 लैंथेनॉइड्स लाके दे दूंगा, सभी सिल्वरी व्हाइट हैं, कैसे अलग करोगे? समझे वो फर्स्ट पॉइंट का मतलब, कि प्रॉपर्टी सेम होने के कारण देयर विल बी डिफिकल्टी इन सेपरेशन। एटलीस्ट देख के तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी दिखने में सिल्वरी व्हाइट है। तो ऑल दी लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल। सब सॉफ्ट भी हैं, ऐसा भी नहीं कि चलो जो सिल्वरी व्हाइट हार्ड होगा वो ये है, जो सिल्वरी व्हाइट थोड़ा कम हार्ड होगा वो ये है, सब सॉफ्ट है। आर विथ व्हाइट सॉफ्ट मेटल्स
एंड टार्निश रैपिडली इन एयर। एंड टार्निश, टार्निश की जगह एक और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, इजी वर्ड थोड़ा सा, कोरोड, कोरोजन। अरे कोरोजन तो सुने हो ना, टार्निश पहली बार सुने होंगे, कोरोजन तो सुने। हाँ, एंड टार्निश रैपिडली इन एयर, यहां भी सब सेम, सभी रैपिडली टार्निश करेंगे एयर में। सेकेंड पॉइंट लिखना, all of them have typical metallic structure, all of them have typical metallic structure and are good conductors of heat and electricity, and are good conductor of heat and electricity. And are good conductors of heat and electricity. ठीक है। अच्छा, अपन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कलर का रीजन क्या देते थे, डी टू डी ट्रांजिशन, याद है। बट हमने दो का एक्सेप्शन लिखा था ना, क्रोमियम और मैंगनीज का, कि वहां पे क्या होगा, हाँ चार्ज ट्रांसफर होगा। अरे दोनों के में लिखे हैं अपन, जब मैंने आपको K2Cr2O7 पढ़ाया था ऑरेंज कलर का रीजन, तो हमने प्रॉपर नोट में लिखा है कि उनका रीजन डी टू डी ट्रांजिशन नहीं होता। क्यों नहीं होता डी टू डी ट्रांजिशन, हाँ क्योंकि उस स्टेट में तो डी में है इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो काय का ट्रांजिशन। तो वहां पे क्या होता था, मोमेंटरीली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था टू मैंगनीज या क्रोमियम इन Cr2O7 इन MnO4, दोनों का रीजन सेम था। बाकियों के लिए अपन जो रीजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हैं और इस चैप्टर में भी फिर से लिखे हैं, वो वही रहेगा, डी टू डी, वही T2G से EG। ठीक है, तो F वाले का भी तो रीजन यही होना चाहिए ना, F2F। अगर F में इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड हैं तो FF ट्रांजिशन होकर के वो लोग कलर शो करेंगे। ठीक है, चलो तो एक पॉइंट लिख लो कलर का भी, मोस्ट ऑफ द metal ions are colored, most of the metal ions are colored due to partly filled f orbitals, due to partly filled, completely filled में नहीं होगा ना, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी तो कहां ट्रांजिशन करेंगे, due to partly filled f orbitals which permit FF transition, which permit FF transition. Next point, paramagnetism is shown by the positive ions of lanthanoids, except La3 plus and Lu3 plus, except La3 plus and Lu3 plus. Why? पढ़ो लाइन पूरी अच्छे से और मुझे रीजन बताओ कि La3 प्लस और Lu2 प्लस क्यों पैरामैग्नेटिज्म शो नहीं करेंगे और बाकी लोग कर पाएंगे। La3 प्लस के पास F0 है और Lu3 के पास F14 है। कैसे? Lu3 प्लस में क्या हो रहा होगा, आपका ये पूरा 4F भर चुका होगा, आया ना, n-2 का F पूरा 14 हो चुका होगा, 5 के D में एक होगा और 6 के S में 2 होंगे। 3 प्लस बनने, सॉरी इसकी बात कर रहे हैं ना अपन, 3 प्लस बनने के लिए 2 इधर से जाएंगे, एक इधर से जाएगा, 14 है, 7 ऑर्बिटल है, 14 के लिए सभी पेयर्ड हैं। और पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसके पास। और La3 प्लस का, La3 प्लस में क्या है, 5D1 6S2, 4F तो चालू ही नहीं हो पाया था ना अभी तक,
ऊपर लैंथेनम में तो पहले 5d भर आता है ना। देखो ये भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा ना कि लैंथेनम भी लैंथेनॉइड है, बट उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जा रहा है, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी में जा रहा है। एक्सेप्शन। ठीक है, ओके। तो ये 3 लूज करेगा तो एफ तो ऐसे भी 0 ही है और 0 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो पैरामैग्नेटिज्म क्यों शो कर रहा है या क्यों नहीं शो कर रहा है, उसका तो रीजन एक ही है। आपको अगर चलो नहीं याद है कि लैंथेनम एल क्या है, एल क्या, नहीं पता, छोड़ दो। बट ये तो पता है ना कि पैरामैग्नेटिज्म क्यों है या क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। खत्म, फिर तो हमको एल एल यू देखना ही नहीं है। अगर साफ साफ सामने लिख दिया है कि ये पर्टिकुलर चीज पैरामैग्नेटिक है और ये पर्टिकुलर चीज पैरामैग्नेटिक नहीं है, तो इस पर्टिकुलर चीज में ऐसा क्या है जो ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इनका नाम कुछ भी हो, हमको कोई लेना देना नहीं है, रीजन तो यही होगा। समझ गए क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, they are highly electropositive in nature, they are highly electropositive in nature because of their low ionization potential. They are highly electropositive in nature because of their low ionization potential. Next point, they readily lose electrons, they readily lose electrons and are thus good reducing agents. They readily lose electrons and are thus good reducing agents. They readily lose electrons and are thus good reducing agents. एक क्वेश्चन मेरा, तो इनकी ई नॉट वैल्यूज आइडियली पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सोच के बताना। हमने क्या लिखा ऊपर कि दे आर इजिली ऑक्सीडाइज्ड एंड आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इनकी ई नॉट वैल्यू कौन से रेंज में होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी तो यानी आप बोल रहे हो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो वो तो रिड्यूस होने चाहिए थे, तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए था। नेगेटिव होगी ना यार, आप लोग नहीं पढ़ो क्या जिंक की -0.76, नेगेटिव है ना, ये भी तो एक मेटल है। कॉपर ऑपर थोड़े एक्सेप्शन थे जिनका पॉजिटिव था, बीइंग अ मेटल, बट उसका रीजन भी हम पढ़ चुके हैं कि उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बैलेंस नहीं कर पाई, किसको, सम ऑफ आयनाइजेशन एंड सब्लिमेशन को। नहीं लिखे क्या रीजन, लिखे ना कि उसका पॉजिटिव क्यों आ गया। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, केमिकल बिहेवियर, इसी में ही अगला पॉइंट है केमिकल बिहेवियर। एक साथ सारी प्रॉपर्टी केमिकल वाली लिख देते हैं क्योंकि सब +3 है ना। मोस्ट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, +3। तो ये ऑक्साइड कैसा वाला बनाएगी, O3 वाले। जैसे जैसे एल्यूमिनियम बनाता है ना, एल्यूमिनियम कैसे बनाता है, Al2O, वैसे ये भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, हैलोजेंस के साथ एक इस टाइप के आप लोग बना लेना, हैलोजन के साथ LnX3। Ln नाम का कोई एलिमेंट नहीं है ना, Ln मतलब लैंथेनॉइड्स, Ln मतलब क्या है, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनम तो La है और ल्यूटेशियम Lu है। Ln हमने एक लैंथेनॉइड को जनरल नाम दे दिया है, एक सिंबल। ठीक है, तो हैलोजन के साथ वो इस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। देन कार्बन के साथ ये तीनों का आप लोग बनाना।
ये थर्ड समझ में आया क्या लिखा हुआ है? H+ मतलब एसिड हो गया, DIL मतलब डाइल्यूट। कोई भी मेटल डाइल्यूट एसिड का क्या करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। समझ में आ रहा है क्या? ये भी तो मेटल्स ही है ना, तो ये भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यही बनाएगा, इस टाइप का ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम बना रहा है। इसका क्या होगा बताओ? Ln अगर कोई भी लैंथेनॉइड अगर नाइट्रोजन के साथ बर्न किया जाएगा तो नाइट्राइड बनाएगा, और फॉर्मूला क्या रहेगा? नाइट्राइड क्या होते हैं? N3 नेगेटिव, और ये खुद Ln3+ है, तो ये क्या बनाएंगे फॉर्मूला? LnN। इस टाइप के नाइट्राइड्स बनाएंगे। सल्फर के साथ सल्फाइड ऑक्सीजन जैसे ही बनाएगा, तो Ln2S3, एंड वाटर के साथ ये बनाएंगे क्या? बेस। किस टाइप का बेस था? बेस तो अभी देखे अपन, LnOH का थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये सभी की केमिकल प्रॉपर्टी कॉमन है, तो एक साथ ही अपन इस टाइप का चार्ट बना करके लिख लेंगे। ठीक है, लैंथेनॉइड का लास्ट पॉइंट एप्लीकेशन है ना, तो नोट करके लिख लेते हैं एक आध एप्लीकेशन लैंथेनॉइड्स का, जिसमें एक मिश मेटल करके है, जो क्वेश्चन आया है एग्जाम में एक आध बार, कि अपन इससे लैंथेनॉइड से इस टाइप का एक एलॉय बनाते हैं। लिखो, इसमें हाइफन डाल के नोट करके लिख लो। Lanthanoids do not find any use in the pure state. Lanthanoids do not find any use in the pure state. Lanthanoids do not find any use in the pure state. इसलिए शायद हमने इनमें से किसी का नाम ऐसे सुना भी नहीं होगा इन जनरल, लेकिन हम आयरन सुने रहते हैं, क्योंकि आयरन हम यूज करते हैं प्योर स्टेट में। हम कॉपर यूज करते हैं प्योर स्टेट में इन मेकिंग वायर्स, है ना, इन मेकिंग वेसल्स। बट लैंथेनॉइड्स के कोई भी एलिमेंट ऐसे प्योर स्टेट में हम कहीं डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, इसलिए हमें किसी के नाम पता भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा कॉमन नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, ये सब हम प्योर स्टेट में यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बट लैंथेनॉइड्स आर जनरली नॉट यूज इन द प्योर स्टेट। ठीक है, full stop. The most important use of lanthanoid, the most important use of lanthanoid, the most important use of lanthanoids is in the production of alloy steels, is in the production of alloy steels, is in the production of alloy steels, to improve the strength of steel, to improve the strength of steel. एलॉय बनाते ही इसलिए ना, ताकि कोई प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सके। हम चाहते थे कि आयरन की कोरोसिव वाली प्रॉपर्टी थोड़ी इंप्रूव हो जाए, तो हमने आयरन का स्टेनलेस स्टील बना दिया। राइट, अब लग रहा है कि नहीं, स्टील भी थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा बन सकता है, तो हमने उसमें लैंथेनॉइड मिला करके एक और एलॉय बना दिया। ठीक है, टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। फुल स्टॉप। अ वेल नोन एलॉय इज, a well known alloy is, a well known alloy is mish metal, MISCHMETAL, एक ही वर्ड है, बीच में स्पेस मत देना। मिश मेटल, ब्रैकेट में इसकी कॉम्पोजिशन लिखो, Ln, यानी कि लैंथेनॉइड्स 95% रहेंगे, बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो बाकी 5%, जैसे कि आयरन प्लस, लिखते हो प्लस करके, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब मिला करके 5%। अब इनका यूज कहां आता है? मिश मेटल हम यूज कहां करते हैं? तो नेक्स्ट लाइन में लिखना, मिश मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग, sorry, mish metal is used in making a magnesium based alloy, a magnesium based alloy, to increase the strength of magnesium, to increase the strength of magnesium, to increase the strength of magnesium. Full stop.
इट इज अ, मिश मेटल के बारे में लिख रहे हैं, इट इज अ पायरोफोरिक एलॉय, PYROPHORIC, इट इज अ पायरोफोरिक एलॉय। ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिखना, पायरोफोरिक का मतलब क्या होता है, एन एलॉय विच एमिट्स स्पार्क, एन एलॉय विच एमिट्स स्पार्क when struck, an alloy which emits spark when struck, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना, that is takes up fire easily, that is takes up fire easily, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर ही है ना। कहां से, an alloy which emits spark when struck, उनको एक दूसरे से टकराएंगे तो स्पार्क जनरेट होगा, यानी कि उससे आग आसानी से लग सकती है, that is takes up fire easily, bracket close, and is used in making bullets, and is used in making bullets, is used in making bullets, comma shells, shells, बुलेट के जो शेल्स होते हैं, and lighter flints, and lighter flints, LIGHTER, lighter flints, FLINTS, लाइटर फ्लिंट्स, मतलब कहीं अपन को कुछ इंडिकेशन देना है तो वो कुछ करते हैं ना, वो एक जगह जगह चले गए, वो ऐसा स्ट्रक करेंगे तो उससे कुछ फायर निकलेगी, कुछ इंडिकेट करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए, है ना, वो लाइटर फ्लिंट्स होते हैं, समझ रहे हैं क्या। तो ये मिश मेटल का ही यूज कई बार आया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिश मेटल एंड व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो इतना मैंने लिखा है ना नोट में, ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, उस नोट को स्टार स्टार मार्क कर देना। मतलब लैंथेनॉइड से क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन क्या क्या आए, रिपीट मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आया है कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड एंड व्हाई, तो वो +3 है। दूसरा क्वेश्चन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर आया है, और तीसरा क्वेश्चन मिश मेटल के ऊपर आया है। तो ये 3 क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो लैंथेनॉइड से पूछे गए हैं हर बार, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन डाल के छोड़ दो, एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर ना, एक्टिनॉइड्स।